अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और आज ईद का दूसरा रोज है और फिर से आपके सामने हम एक स्पेशल ईद का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। ईद उल अज़हा फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कुर्बानियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं 2 रोज में कराची के अंदर। फिर हमें जानवर इतने नायाब हो जाते हैं कि लगता है यही एक रौनक लगी हुई होती है। फिर ये जब जानवर चले जाते हैं खुदा की बारगाह में तो फिर कहीं नजर नहीं आते, फिर एक अफसोस भी होता है। बहरहाल लेकिन आप लोग गोश्त भी खा रहे हैं और बारबेक्यूज भी अब होना शुरू हो चुका है। कल से ऑफिस शुरू हो गए हैं क्योंकि हो जाएंगे। वफाक ने कहा है कि मतलब सिर्फ 2 रोज की छुट्टी दी थी, मतलब 3 रोज की छुट्टी दी थी, तीसरे दिन सबको जाना है। लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से जो सिंध गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे अभी छुट्टियां जारी, तो सिंध वाले अभी बचे हुए हैं। लेकिन जो वफाक से जो लोग चल रहे हैं गालिबन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तीसरे रोज ज्वाइन करना होगा। तो बहरहाल इस वक्त खुशियों का भी एक मौका है। फिर एक तरह से हमने जैसे आपको कहा था कि थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया है ईद की खुशियों में। हम सियासी मौज़ूआत पे, इंटरनेशनल मौज़ूआत पे गुफ्तगू नहीं करना चाहते, लेकिन गो कि उसका भी एक रब्त बनता है हमारी खुशियों से, कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक है। तो सबको याद रखिए, अपने मजलूमों को याद रखिए। पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऐसे गरीब और मुफलिस लोग हैं उन तक गोश्त पहुंचाइए, ये आपका फ़र्ज़ है और इसके ज़रिए से इंसानियत और फलाह बहबूद पाती है। बहरहाल आज हमने सोचा ये कि किसी और को बाहर से नहीं बुलाते, आज अपने ही K21 के प्लेटफॉर्म में, बल्कि एक शख्सियत को हमने बाहर से बुलाया है। वो इस वजह से बुलाया है क्योंकि उनका एक इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ हम 2 सेगमेंट्स में इस प्रोग्राम को करेंगे और आज जिन 2 पहले सेगमेंट पे जो 3 मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तो उनमें से 2 ऐसे हैं कि जो K21 का हिस्सा हैं और एक है इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं तारुफ कराता चलूँ, मुनीर मेमन साहब हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली K21 ज्वाइन किया है। दुनिया मेरी नज़र से इनका प्रोग्राम है, आप देखते हैं जुम्मे और हफ्ते को, और बहुत ही एक मेहनत करते हैं और एक मुख्तलिफ जाविये के साथ आपके सामने प्रोग्राम्स लेके आते हैं। तो मुनीर मेमन से हम पूछेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरती है। उनके साथ मौजूद हैं आपकी बहुत ही पसंदीदा होस्ट हैं, ये शेफ हैं और शेफ 21 के नाम से इनका प्रोग्राम आता है, 4 रोज आता है और आप देखते हैं कि कैसे नई नई डिशेस वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं। और आज उन्होंने शाम को बारबेक्यू भी बनाया है बहुत अच्छा सा, तो हम उनसे पूछेंगे, बल्कि पूछेंगे नहीं, हम उनसे खाएंगे। अगर उनका बच गया बारबेक्यू तो हम ये पूछेंगे कि आपका बारबेक्यू है या नहीं है। और उनके साथ जैसे मैंने आपको कहा कि इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर हैं मरियम खान साहिबा हैं, जिनके 20,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के अंदर और ये लाइफस्टाइल पे ट्रैवल जो होता है, आप ट्रैवलॉग भी कह सकते हैं उसको, फिर बिकॉज फूड्स के हवाले से भी इनका एक होता है। तो ये एक इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड है कि मोस्टली जो है इन्फ्लुएंसर्स अपनी जिंदगी के हवाले से लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले मुनीर, मैं आपकी तरफ आता हूं, कैसी गुजरी आपकी ईद? ये ईद बड़ी अजीब सी होती है क्योंकि इस ईद की जितनी एक्साइटमेंट होती है, जितनी चहलकदमी रश होता है, खास तौर पे कराची की अगर हम बात करें तो वो लोग जो पाकिस्तान से कूच कर जाते हैं ना, वो कराची की गलियों को देख के इस मौसम में उनको बड़ा कराची याद आता है। और हर तरफ टेंट लगे हुए होते हैं, जानवर बंधे हुए होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है। डेफिनेटली इकोनॉमी की एक बड़ी इकोनॉमी एक्टिविटी है, बट इस ईद का जितना जोश होता है, जितनी खुशी होती है, शायद ईद उल फितर की उस अंदाज की नहीं होती। और फिर इस ईद की कंटिन्यूटी भी बड़ी मजे की है ना, कि ईद का दिन होता है, फिर उसके बाद कुर्बानी का गोश्त, फिर हमारे साथ शेफ साहिबा मौजूद हैं, फिर ये हमें मजे मजे के बारबेक्यू बना के खिला रही होती हैं। तो इस तरह का एक एनवायरनमेंट है जो हम फिर हफ्तों तक, पाकिस्तान में तो हम महीनों तक भी चला लेते हैं इस तरह के मामला। बिल्कुल मैं इस मुत्तफिक हूं कि इस ईद की ज्यादा एक रौनक होती है। खासतौर पर आप सड़कों में जब देखते हैं गाय बकरे जब बने हुए, तो ऊंट बने हुए होते हैं और बच्चों की रौनकें होती है। बच्चों से ईद होती है तो साबित होता है मतलब कि ये कितनी बड़ी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक मजहबी फरीजा नहीं है, एक सकाफती इसका पहलू भी है। एक और पहलू भी है, ईद उल फितर तो आमतौर पे खवातीन सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन ये ईद हम मर्दों की इसमें जरा हमारे अहमियत बढ़ जाती है। गोश्त काटने का भी काम होता है और गोश्त पचाने का भी काम होता है, तो पूरा साल खसाई लाने का भी काम होता है, वो भी मर्दों को लेके आना। आपकी तरफ आता हूं सहरिश, बिल्कुल आपने कहा कि कसाईयों को बुलाने का भी काम होता है। इस वक्त जब ये गोश्त कटते हैं और फिर डिशेस बनती हैं तो उसमें मैंने देखा थोड़ी सी बदएहतियाती लोग कर लेते हैं, गोश्त को सही तरह से धोते नहीं है, ये एक प्रॉब्लम होता है। फिर उसको किस तरह से जो है सॉर्ट आउट किया जाए, गोश्त को धोना भी चाहिए। आज मैं एक जगह कहीं पढ़ भी रहा था, लोग ये सजेशंस दे रहे थे कि स्टीम वाला गोश्त आप खाएं, मतलब ये कि कुक, क्योंकि उसमें चिकनाहट रह जाती है, क्योंकि जो स्टीम गोश्त होता है उसके अंदर इतनी चिकनाहट नहीं होती। क्योंकि आपने देखा होगा ईद के पहले दिन भी हमने स्टीम करके बनाया था। और पहले तो मैं कहूँगी कि जब बकरीद आती है शुरू में तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, बच्चे बकरा लेके भाग रहे होते हैं, गाय लेके भाग रहे होते हैं। लेकिन ईद के बाद जब कुर्बानी हो जाती है तो जगह जगह हमें गंदगी नज़र आ रही होती है। वो हमारी अपनी गलती है जो हम कुर्बानी करके फेंक देते हैं, बिल्कुल बाहर फेंक देते हैं।
और उसका ख्याल नहीं बिल्कुल, करते बिल्कुल, और कहते हैं कि नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत ने उठाया नहीं है। कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। जब हम घर से ही अपनी सफाई नहीं रखेंगे तो फिर हम हुकूमत को कैसे कह सकते हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरा, फिर मैं आऊँगी कि बकरीद के बाद फिर जैसे कि अभी सर ने कहा कि कुर्बानी के बाद जिम्मेदारी हो जाती है हम औरतों की, ख़वातीन की, कि उनको गोश्त बिल्कुल सेट करके रखना है, उसको धो के वॉश करके रखना है। ज़रूरी है कि आप गोश्त को जो है वो वॉश करके रखें, क्योंकि इसके अंदर जो कुर्बानी के बाल वगैरह होते हैं, जो दोबारा जब आप पकाएंगी तो फिर आपको पहले फ्रिज से निकाल के ठंडा करना पड़ेगा। इसको कितना फ्रीज कर सकते हैं गोश्त को? मतलब लोग दो तीन महीना भी इसको यूज करते हैं गोश्त। अल्हम्दुलिल्लाह है ये मतलब मसला तो नहीं होता इसमें कोई? नहीं, मसला तो नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम रखें। अच्छा, बिल्कुल कम से कम इसको रखिए, क्योंकि फ्रिज करने के बाद अक्सर मैं देखती हूँ कि जब हम फ्रिज में रख लेते हैं तो उसके बाद हम पूरा गोश्त, अक्सर मैंने देखा है कि लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी थैली में गोश्त रख लिया, तो इसको सारे गोश्त को निकालेंगी फ्रिज से, तो इसमें से थोड़ा सा गोश्त निकालेंगी, उसका खाना बनाएंगी, फिर इसको वापस रख देंगी। इससे बैक्टीरिया वापस आ जाते हैं और फिर हमारा गोश्त जो है वो खराब हो जाता है। फिर जैसे कि ईद है, और ईद के हवाले से मैं आपको एक छोटी सी, क्योंकि शेफ हूँ और जहाँ पे शेफ टिप्स ना दें तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है। खाना नहीं दे रहा, सिर्फ टिप्स बारबेक्यू भी आपको मिलेगा। जैसे अभी हमने केक रखा है, अभी आप केक खाइए, उसके बाद आप बारबेक्यू भी खाइए। केक भी आपने बनाया ये? जी। अरे नाइस, वेरी नाइस। ये बहुत ही इनके अंदर इतनी वर्सटैलिटी है, मीठा भी बना लेती हैं। अब आ जाते हैं मरियम के साथ। मरियम, ये बताइएगा, इंस्टाग्राम पे आप माशाल्लाह से मैं आप डालती हैं, मैंने पोस्टिंग्स देखी हैं। इंस्टाग्राम के जरिए से ईद की खुशियों को आप किस तरह से लोगों तक पहुंचाती हैं? मिसाल के तौर पर जैसे बकरीद है, तो बकरीद के हवाले से आपकी क्या पोस्टिंग्स रही हैं? अभी तक ऐसा तो कोई कंटेंट मैंने दिया नहीं, क्योंकि मैं कहीं गई नहीं, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं भी जाके कंटेंट बनाऊं। और जब मैं आज से फ्री हूँ तो फिर वही कि जगह जगह जाके जो बड़े बड़े जानवर आए उनकी वीडियोस बना के डाल दी, तो लोग उस पर फिर लोकेशंस पूछते हैं कि कहाँ पे है, हमें विजिट करना है, तो फिर इस तरह से वो कंटेंट चलता रहता है। फिर वो ईद का एक कंटेंट तो हमारा तो वो वाला नहीं होता कि वो बकरे कट रहे हैं दिखा रहे हैं, हमारा वो स्टाइलिंग पे जाता है। तो मेरा अभी स्टाइलिंग वाला स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मेरा ज्यादा फोकस उसी पे रहता है। ठीक है, तो स्टाइलिंग आज दूसरा दिन हो गया है, तो आपने बारबेक्यूज के भी व्लॉग्स नहीं बनाए आपने? नहीं, अभी तक। अच्छा, चले, ठीक है, अभी तक मरियम ने नहीं बनाया। बहरहाल मुनीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो ईद की खुशियां हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, हमने देखा कि बहुत, मतलब अभी डेटा आ जाएगा और अभी आ भी जाएगा कितनी कुर्बानियां हुई हैं, कितने का मतलब अरबों में होता है ये, लेकिन इज्तिमाई कुर्बानी ज्यादा हुई है इस साल, और मतलब ये कि इनफरादी कुर्बानियां जो हैं वो निस्बतन अब कम होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। तो इस वक्त क्या किया, मतलब ये एक तरह से रिफ्लेक्शन है कि हाउ योर इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग। सुन्नत इब्राहिमी जो है वो एक मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है। कोई सजेशन है आपके पास कि अगले सालों के लिए कि अब एक गरीब मुतवस्सित आदमी भी, अगर एक आदमी ने दो लोग मिलकर इस काबिल हो जाएं कि कोई जानवर खरीद सके? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, पाकिस्तान में जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है, लाइफ स्टॉक का जो बिजनेस है, इसको अगर आप गवर्नमेंट के सतह पर अगर हम देखें तो पिछले कई सालों में उस अंदाज की मराद भी नहीं दी गई, प्रमोशन भी नहीं दी गई। फिर हमारे अगर लाइफ स्टॉक की अगर आप हज़रात से बात करें तो वो कहते हैं जो जानवर का चारा है, क्योंकि हम सारा एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो फिर वो जो चारे की कॉस्ट है वो जानवर की कुव्वत खरीद के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट कर रही होती है। फिर एक और वजह ये भी है कि हम देख रहे हैं कि एक जानिब महंगाई का असर है, जिसकी वजह से बहुत से लोग कुर्बानी नहीं कर पाते, फरीजा नहीं अंजाम दे पाते। दूसरी जानिब अब स्लॉटर हाउसेस का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। आपके माशरे का, खास तौर पर बड़े शहरों में एक बड़ा तबका ऐसा है जो अब कहता है कि घर के बाहर जानवर नहीं बांधेंगे, घर के अंदर जानवर नहीं बांधेंगे, स्लॉटर हाउस की जिम्मेदारी हो जाती है। अगेन वो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज तरीका है, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो कहीं ना कहीं अब डेवलप भी हो रहा है, इवॉल्व भी हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट इस लिहाज से एक स्कीम कर ले कि लाइफ स्टॉक के बिजनेस के ऊपर इस तरह से कुछ सब्सिडाइज कर दे या कोई ऐसा इंसेंटिवाइज कर दे कि कम से कम जो ईद कुर्बान के जो जानवर होते हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव कोई पैकेज हो, बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल की जा सकती है। और उसमें आप चले कुछ ना करें, आप जो मंडियां लगती हैं, मवेशी मंडी आपको पता है, हमने कवर भी किया कराची की मवेशी मंडी की, अगर मैं बात करूं अरबों रुपए का कारोबार होता है। फिर वहां के जो हालात होते हैं, एक एक रुपए की चीज के 10-10 रुपए लिए जाते हैं। हर बंदा जो वहां पे खड़ा है उसको कितना पैसा देना पड़ता है, हर बंदा जो मवेशी गांव देहात से लाता है उसको कितना कुछ पे करना पड़ता है, अंडर द टेबल, अबव द टेबल, हर कुछ। तो फिर वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो करेगा ना। यही जानवर आज आप गांव देहात में जाएं तो जो 2 लाख या 3 लाख का जानवर है आपको तकरीबन 70% कॉस्ट पे मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो एक्सपेंसेस जो है जो इन शहरों में आने तक मसला हो जाता है ना, फिर वो बहुत ज्यादा नहीं, इसमें जरूर ये भी है ना, इसमें एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है इसके अंदर कि
अर्बन सेंटर्स के अंदर इसको एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहिए। आई थिंक कि हमारे यहाँ इसका इतना नाज़रीन पोटेंशियल मौजूद है। मैंने कल भी ये बात मेंशन की थी कि अगर इससे आप अपने एक जानवर पालने मतलब बचपन से मतलब उसको जो भी जब वो पैदा हो, बकरा हो, गाय हो, उसको आप बढ़ाएं तो उसमें आपकी खुद से भी इनकम जनरेट हो सकती है। इट विल हैव अ वेरी फार रीचिंग डिविडेंड। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरा बहुत शौक भी रहा है और मेरा तजुर्बा भी रहा है जानवरों को पालने का। इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंशियल वैल्यू, इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, अगर आपके घर में या आपके पास ऐसे कोई जानवर पल रहे हैं जिसके साथ आपके बच्चे खेल सकते हैं, उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इतना पॉजिटिव है। मैं आपको कहूं कि मैं शायद पूरे दिन की थकन के बावजूद अगर जब यू अंडरस्टैंड एक एनिमल जिसको आप आवाज लगाएं जो इतनी कुवत रखता हो कि मुझे रोनता हुआ निकल जाए लेकिन मेरी आवाज पे आके मेरे पास आके खड़ा हो जाए, तो आई थिंक इट इज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। कुरान की आयत भी है कि इन जानवरों में, लाइफ स्टॉक में हमने अमन को रखा है, तुम्हारे सुकून रखा है इसका। ये आपने बिल्कुल एक सही बिल्कुल। और आई थिंक अगर किसी ने एक्सपीरियंस करना है तो उसको करें, एंड शायद उसकी वैल्यू फॉर मनी को उसको ना देखें, उससे जो बेनिफिट थ्रू आउट द ईयर आपने, गोश्त अहमियत नहीं होती, बिल्कुल नहीं है गोश्त। एक कुर्बानी का फरीजा, उसकी नेकी, उसकी नीयत है। दूसरा वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमें इंसानियत का दर्ज देती है, हमदर्दी देती है, भाईचारगी देती है। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस को एंजॉय करने का नाम ही दरअसल ईद है। बिल्कुल मरहला है, इससे गुजरने की सबको जरूरत है। बहुत ही इन्होंने अच्छी बात की कि इसका जो एक जहनी पॉजिटिव मुस्बत असर पड़ता है कि अगर आप जानवर पालते हैं, उसके एक बहुत ही बच्चे खेलते हैं, घर में खुशहाली भी होती है एक तरह से, और लोग खुश रहते भी है, एक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना किसी के साथ, एक उनसियत हो जाती है। बहरहाल सैरिश, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये मुझे बताइएगा सैरिश के आपने कितनी डिशेस, आप एक तो यहाँ भी शेफ 21 कर रही हैं, घर में पका के आई हैं आज आप, मतलब या सिर्फ आप यहीं पकाती हैं, घर में कोई और पकाता है? घर में भी पकाते हैं, क्योंकि जब एक शेफ के घर में कोई जाता है ना, किसी की दावत करो तो वो कहते हैं कि भाई शेफ के घर में जा रहे हैं, कुछ अच्छा ही मिलेगा। इंसान सोच कर ही आता है कि भाई शेफ के घर में जा रहे हैं, कुछ स्पेशल रेसिपी मिलेंगी, और उसी हिसाब से फिर अच्छी सी तैयारी भी करनी है। लेकिन आजकल गैस नहीं आ रही है ना घरों में, ये भी तो मसला होता है। हमारी हुकूमत ने ना बड़ा जुल्म कर रही है हमारे ऊपर। सही नहीं तो अपना टाइमिंग का इशू है ना, कभी 4 बजे आ रही है, कभी 9 बजे। अच्छा, अभी जैसे कि आज आ रही है आपके घर? जी बिल्कुल। अच्छा सही, मतलब खाना बन चाहिए, सही है। आज मेन्यू क्या है बता दें तो हम बस रिकॉर्डिंग के बाद वही जा रहे हैं सारे। जी जी बिल्कुल, आप आइए, हम आपको अच्छे से खाने खिलाएंगे। बल्कि अभी जैसे कि हमने बनाया है बारबेक्यू, और बारबेक्यू आप लोग टेस्ट कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा चले। मैं आप बिल्कुल टेस्ट तो करना है क्योंकि भूख बहुत लग रही है। जल्दी से वाइंड अप पहले ये भी सही प्रोग्राम बात हो रही है, खाने की है। अच्छा मरियम, आपके हवाले से हमने सुना ये कि आपको गाय बकरों का बहुत शौक है, और आप जो है मंडी भी जाती हैं, तो इस साल आपका जाना हुआ? गए थे हम लोग। अच्छा, तो वहाँ क्या आपको मंजर नजर आया? मतलब वहाँ मतलब लोग विंडो शॉपिंग करते हैं जैसे हमारे यहाँ बहुत से डॉल्फिन मॉल पे जाके कर रहे हैं, या लोग खरीद रहे थे? ज्यादा फूड कोर्ट पे रश था, इतना मंडी में ज्यादा फूड कोर्ट की तरफ था कि सब वहीं बैठ के खाना खा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हम लोग लास्ट के डेज में गए थे तो ज्यादा ट्रैफिक था, लोग थे, बहुत ज्यादा आना जाना हो रहा था। तो आप ये हाईवे, सुपर हाईवे की तरफ जो थी मंडी, वहाँ पे गई थी आप, तो वहाँ आपने ट्रैफिक बहुत देखा, लोगों की आपने आमद देखी, लेकिन खरीदारी बहुत कम देखी आपने। हाँ, ज्यादा लोग घूमने आए हुए थे, व्लॉग बनाने आए थे। तो आपने लोगों से बात की वहाँ पे कि उनका आने का क्या मकसद है? क्योंकि जब आप किसी से इंटरेक्शन करती होंगी कुछ, मतलब नहीं, मैं ये वाला व्लॉग नहीं बनाया। अच्छा, आपने व्लॉग नहीं बनाया। कुछ तो वालिदैन अपने बच्चों को सिर्फ मंडी गाय बकरे दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। हाँ, नहीं सारी बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे बच्चे भी आपको नजर आएंगे। ये ऐसी है बिल्कुल, खुशियां मतलब बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यही और अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी। सरिश, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बकरीद में जो मतलब हम जो गोश्त हमारे सामने आता है, इसके अंदर मल्टीपल डिशेस बन सकती हैं। एक मुझे बहुत सबसे अच्छी डिश लगती है हंट बीफ के तौर पे, जो कहते हैं कि उसमें हड्डी नहीं होती है, वो कौन मतलब उसको पकाने का क्या तरीका है? यानी कि आप सारी रेसिपी मुझसे ऐसा लग रहा है यही ले लेंगे। नहीं तो बतानी चाहिए ना आपको, कि आप रेसिपी देते वरना बना के देनी पड़ेगी, इल्म छुपाना नहीं चाहिए। जी जी, क्या चीज आपने बताई? हंटर बीफ जो है, हाँ, उसकी क्या रेसिपी हो सकती है? रेसिपी ऐसा ना करें कि हम अपने चैनल पे आपको दिखाएं। वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर कुछ बता दें। हाँ, बहुत सारी रेसिपीज होती हैं, बीफ की तो बहुत बेइंतहा रेसिपीज हैं। जैसे अभी स्टेक चिकन में आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली हमने बनाई स्टेक चिकन में हमने जो जर्गानिक पेस्ट डाला, उसमें कुछ सॉसेस डालते हैं उसको ही मैरिनेशन के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हम सॉसेस डालते हैं उसकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी मैरिनेशन होती है, और जितनी ज़्यादा अच्छी मैरिनेशन होगी उतनी ज़्यादा हमारी बीफ नरम और मुलायम सी बनेगी कि बस चुटकी से उठाएं और खा लें, बशर्ते कि गैस आ रही हो।
हाँ ये भी एक गैस बिल्कुल ऐसा ही और है। टाइम बच जाएगा, अगर गैस आ रही हो टाइम भी बच जाएगा बहुत सी तो चीजों मैं में। बता रही हूँ ना कि मैरिनेशन जब हम कर लेते हैं ना तो फिर टाइम बच जाता है। मतलब अच्छा एक तो ये है, लेकिन क्या कभी आपने जैसे आपके भाई होंगे या आपके घर के और कजिन्स भी होंगे उनके साथ मिलके आपने बारबेक्यू छत पे कुछ बिल्कुल सर्व बनाया किया है? बिल्कुल। तो उसमें क्या हर फर्क होता ईद है और की- पतीली अभी में जो पकाने का ईद क्या के फर्क है? 3 दिन होंगे ना खत्म, हाँ। जब ईद के 3 दिन खत्म हो जाएंगे फिर उसके बाद हमारे घर में बारबेक्यू होता है, अच्छा। जिसमें हमारी सारी बहनें आती हैं, फिर हमारे सारे भाई आते हैं, फिर हम छत पे आराम से बारबेक्यू बनाते हैं। और सिर्फ बारबेक्यू में कौन होता है, मेरे तीनों भाई होते हैं और अकेली मैं होती हूँ, सही सही सही। क्योंकि मसाला तो वगैरह हम खुद आप डालते हैं। मतलब वो सीख पे लगाने वाला काम करती हैं उसको, मतलब कौन बिल्कुल, मसाला लगा के अच्छा। सीख पे भाई लगाते हैं और सेकते भी भाई हैं। सही। सिर्फ मसाला लगाना हमारा काम है। सही। मुझे साहब ये बताइएगा कि आपका जैसे ये है प्रोफेशन है एंकरिंग का, हम सब, लेकिन मेरा भी है ऑब्वियसली कि हम एक अंदर से हम टीवी पे थोड़ा, क्योंकि हमारा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम होता है, एक सख्त मिजाज लोगों को नजर आता है, क्योंकि वो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट भी है, वो कहीं ना कहीं होना भी पड़ता है, लेकिन अंदर से हम वैसे नॉर्मली इंसान है, लोग बिल्कुल ऐसे ऐसे ही नहीं हैं, लगेगा बिल्कुल ऐसे हमारे ही हैं। हमारे सरों पे कोई सींग लगे हुए हैं, हम भी ऐसे धूप से नहीं चलते अभी तक। हाँ, तो यही है। तो ये बताइएगा कि एक शौक जैसे हमें निस्बतन जब हम नौजवान थे, अभी भी है, लेकिन जब निस्बतन भाई अपनी बात करना, मैं तो हूँ। अच्छा ओके, आप चले बात ठीक है, करें। चलो मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। तो ये बताइएगा कि अगर आज भी आपको मौका मिले मंडी जाने का और आप लटक के जाएं गाड़ी के ऊपर, तो ये करेंगे आप ऐसा? मैं समझता हूँ इंसान को है ना हर वो काम करना चाहिए जो उससे उसे खुशी मिलती है, अनटिल अनलेस आप अपने खर्चे पे कर रहे हो और से किसी को तकलीफ ना हो रही हो। देखें हम मीडिया पे हैं, हम सालों से मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, इट्स इररेलेवेंट, लोग हमें एक अलग पर्सपेक्टिव से समझते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी वही दिल है, वही जज्बात हैं। आज भी मंडी पर अगर जाना है तो गाड़ी पर लटक के जाने में मुझे कोई मुजायका नहीं है, लेकिन हाँ सहूलत है तो फिर मंडी के अंदर क्यों ना जाऊं, तो फिर उस सहूलत का फायदा उठा लिया जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट, ये एक ऐसा ओकेजन है ना जिसपे हम देखते हैं कि हर किस्म की तफरीक खत्म हो जाती है। आप मंडी में जाते हैं, एक जानवर के पीछे 10 लोग खड़े हुए हैं, वो कौन कहाँ से आया है, किस कौम का है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि इससे कौमियत खत्म हो जाती है। वहाँ आपको पाकिस्तानी नजर आता है, वहाँ आपको मुसलमान नजर आता है, वहाँ आपको एक जज्बा नजर आता है कुर्बानी का, वहाँ बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत खवातीन, आपको तफरीक ही कोई नजर नहीं आती। और ये इतनी अच्छी बात है कि अगर देखिए मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, इस एक हमारे माशरे में ईदों का जो कॉन्सेप्ट है, 2 ईद है हमारे माशरे में, हमारे मजहब में, उन दोनों की एक बहुत गहरी सोच है, रूट्स हैं, उनका बैकग्राउंड है, और कहीं ना कहीं इन सब की जो आप कहते हैं ना कंक्लूजन है, वो अदानियत पे होती है, अल्लाह के ऊपर होती है। अल्लाह अकबर के नाम से हम कुर्बानी करते हैं, उसकी गोश्त की तकसीम करते हैं, कसाई आता है उसका बिजनेस चलता है, जो मवेशी पलता है उसका बिजनेस चलता है। एक इतना बड़ा इकोनॉमिक साइकिल है। वही चमड़ा जो हमारे कुर्बानी के जानवर का होता है, वो हमारी एक्सेसरीज में ट्रांसफॉर्म होकर आता है, फिर फैशन ब्लॉगर्स फिर उनके ऊपर व्लॉग्स करते हैं, फिर वो हमें बेचते हैं और हम खरीद लेते हैं महंगे दामों। तो हम सब कुछ कर रहे होते हैं। इट्स कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट पैकेज के जरिए से जो पूरी मुआशी जो सरगर्मियां हैं वो नजर भी आती हैं, और फिर अच्छा कितना हो जाए कि सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हो जाए। ये इतना बड़ा शब्बरज़ैदी वाली बात। हाँ नहीं, शब्बरज़ैदी वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक और बात भी है ना, मतलब मिसाल के तौर पर जैसे आपने अभी पहले भी हवाला दिया था कि कितनी, मतलब ये जो गायें आती हैं या मवेशी आते हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस का बिजनेस है, बट डॉक्यूमेंटेड नहीं आते हैं। और फिर एक तो गवर्नमेंट का अपना एक निजाम है कि इतनी रजिस्ट्रेशन है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आके यहाँ पे कितनी ऐसी इलीगल मंडियां लग जाती हैं, तो उसकी वजह से पूरा आपके पास रिकॉर्ड नहीं आ पा रहा कि रिकॉर्ड तो हो कि कहाँ कितना पैसा जनरेट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। फिर दूसरा कि बैंकिंग सिस्टम के हवाले से लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, डिजिटल पेमेंट कैसे की जानी चाहिए। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन इस पर क्या करते हैं, आ जाते हैं सर साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। ये बताइएगा, मुझे कहा जा रहा है लाइटर मूड के भी कुछ सवाल दे रहा है, भाई मैं बहुत लाइटर मूड की भी सवाल कर रहा हूँ, ये करंट अफेयर के एंकर से नहीं हो पाएगा भाई। हाँ लेकिन मुश्किल है। हाँ देखिए सैरिश, मुझे ये बताइएगा कि एक तो चले पाकिस्तानी डिशेस का बहुत एक है। अच्छा, मैं मिडिल ईस्ट मशरक़ वस्ता के कुछ ममालिक में गया हूँ, तो वहाँ जो लोग गोश्त खाते हैं वो फीका गोश्त खाते हैं, लेकिन उसको भी वो बहुत इंजॉय करके खा रहे होते हैं। लेकिन हम इसमें स्पाइस, इसमें भी बहुत सारी रेसिपी हैं, फीका जो होता है उसमें भी बहुत सारी हैं कि इसमें सिर्फ आप नमक डालते हैं, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, और उसके बाद उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसको बहुत सी अच्छी सी इस तरह की रेसिपी बन जाती हैं। नहीं अच्छा, तो इसमें मतलब क्या अलग होता है फीके गोश्त में? जैसे मैंने ईरान के अंदर जैसे मैंने चुल्लू कबाब का गोश्त खाया था, और वो इतना कोई मतलब उसके अंदर कोई मसाला नहीं था, लेकिन मैंने देखा, पता है हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, हम सबसे ज्यादा मिर्ची बहुत खाते हैं। सही, हम कहते हैं स्पाइसीज होना चाहिए,
और नहीं, स्पाइसेस भी होने चाहिए। दूसरा ये मैंने देखा कि जो लोग बाहर से आके पाकिस्तान का खाना खाते हैं वो तारीफ करते हैं हमारे खानों की, वो हमारे ख्याल से दिस गिव्स अस अ यूनिक सेलिंग पॉइंट। अगर हम देखा जाए कि हमें अलग से एक शनाख्त इसके जरिए से मिलती है, डिस्टिंक्शन है हमारे खाने दुनिया भर के। अच्छा मरियम, ये बताइएगा आपको क्या पसंद है खाने में, आप तो बताएं थोड़ा सा। मैं बीफ नहीं खाती ना मटन। तो आप बकरीद में ना बीफ खा रही है ना मटन खा रही है, आप चिकन खाती होंगी फिर। चिकन। तो इसके खाने की ना वजह क्या है कि आपको मतलब जो मतलब वैसे भी यूजुअल डेज में भी नहीं खाती हैं बीफ और मटन? डेज में भी नहीं, मुझे बीफ पसंद ही नहीं है शुरू अच्छा, से। और मटन? मटन भी नहीं। अच्छा, तो मैं सिर्फ चिकन खाती हूँ, तो मेरा सही। बकरीद में कोई लेना देना नहीं है ये सही सारी है। डिशेस से और इससे। ठीक है। नहीं तो फर्ज करें आपके घर में कोई इवेंट है, वो कोई दावत हो, आपके घर वालों ने कोई यही डिश बनाई हो और आपके लिए चिकन नहीं बनी, फिर आप क्या करेंगे? आप बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ मैं। सही सही है, ये अच्छा है कि आप बाहर से ऑर्डर कर लेती। यही आजकल का ये रूटीन बन गया, मॉडर्न ऑपरेंडी बन गया। घर में जो चीज ना पसंद हो, मिसाल दाल चावल पका हुआ है, हमने बाहर से जो है कुछ चीजें ऑर्डर करके मंगा लिया। आप भी कोई डिश स्पेसिफिक कोई पसंद करते हैं या जो मिल जाए खा लेते मैं हैं? इंसान के अलावा सब चीजें खाता हूँ। आई एम बिग फूडी एंड मैं तो कहता हूँ मरीम जैसे लोग और माशरे में बढ़े ताकि गोश्त की कीमतें कम हो और सब्जियां वो खाएं ताकि गोश्त हमें मिले। मुझे आप बकरा दे दें, गाय दे दें, दुम्बा दे दें, ऊँट दे दें, आए मैं तफरीक ही नहीं करता। सब्जी भी खा लेते हैं आप? मैं सब्जी भी, मैं तफरीक ही नहीं करता। शुक्र अदा करके मैं कहीं भी मैं कहा तफरीक नहीं करता। बिल्कुल, अच्छी तफरीक करना गलत बात होती है। जो नहीं, मेरे अल्लाह ठीक का है, नाम लेके उसमें- सब्र शुक्र उसमें- करके खा उसमें लें ये आप। भी है कि लोगों की अपनी पसंद भी होती है ना, किसी को एक डिश पसंद है, किसी को नहीं है। अब मेरे ख्याल से उसमें ये होना चाहिए। मैं सॉरी एक बात, मैं आपको मरीम जैसी हमारी जैसी दोस्त है ना, उनके हमारी एक और है साथी, उनका भी यही मसला है कि वो नहीं खाती। ओके। तो हम उनको कटाकट खिलाते हैं, ये बताते हैं चिकन का होता वो चिकन का नहीं सही, है। इनका मसला मटन या बीफ से नहीं, इसके नाम से। उनको जब सही। तक पता नहीं होता तब तक ये खा लेते हैं। सही। जी, इससे मुझे एक बात याद आई। हमारे यहाँ मेहमान आए थे, हमने दावत करी, तो उस दिन हमने बनाए थे लौकी के चपली कबाब। अच्छा, वो जो थे हमारे गेस्ट, वो लौकी नहीं खाते थे, लौकी के उनको चपली कबाब। बचपन से उन्होंने कह रहे मैंने लौकी टच भी नहीं करी, और बड़े मजे से कबाब खा रहे थे। एक खाया, दो खाया, पापा ने कहा बेटा कैसे हैं कबाब? कहने अंकल बहुत मजे के हैं मामू, बहुत मजे के हैं। पापा ने कहा पता है किस चीज के हैं? हाँ बीफ के हैं ना। पापा ने कहा बीफ नहीं है, लौकी नहीं, वही वाला छोड़ दिया। आपने मुझे लौकी खिला नहीं दी। तो उससे पहले उनको पता नहीं था उससे पहले कि नहीं पता पता नहीं था, था, ये तो यही गलत लौकी किया उनके साथ, बहरहाल को पूरा तो खा रहे देते। अच्छा मरियम, मुझे ये बताइएगा कि आपकी ये जो इंस्टाग्राम का जो एक सफर है जिसमें आप कह रही हैं कि आपने एक अच्छा खासा मतलब बहुत से फॉलोअर्स को आपके आए हैं, तो ये कब से आप कर रही हैं, क्या है इसका? मुझे 2 साल होने वाले। अच्छा 2 साल हो, तो उसमें से कौन सी ऐसी वीडियो है जो थी वो जो वायरल हुई आपकी, किसके जरिए से आपके ज्यादा फॉलोअर्स है, कुछ याद है आपको? बहुत सारी ऐसी रीज़न हैं जो वायरल हो जाती हैं, खुद ही ऑटोमेटिक ज़रूरत नहीं पड़ती, और मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जैसे ब्लॉगर स्टार्टिंग में करते हैं ना कि हमें खुद से करना पड़ा, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मेरा खुद ही चलता चला गया। फिर मैं ब्लॉगिंग के साथ साथ फिर मैं कमर्शियल शूट्स की तरफ आ गई, तो फिर जब मैं उसमें आई, जब मैंने उसकी पोस्टिंग स्टार्ट की, तो फिर मेरी अच्छा आप कमर्शियल शूट्स भी करती हैं? Commercial अच्छा किस तरह की शूट्स हैं ये? ये- मतलब ये मतलब प्रोडक्ट्स के हवाले से है? ये जो एड्स आते हैं। ओके, मैं नहीं समझ, जैसे मैं कोई शैम्पू है, कोई किस तरह की, मतलब इस तरह हाँ, जैसे एक्स्ट्रास की तरफ चले जाते हैं, Okay, जैसे सेकंड लीड पे, थर्ड लीड पे, ओके, इस तरह से। अच्छा नाइस, वेरी नाइस। अल्लाह आपको तरक्की दे। अच्छा मुनीर साहब, बिल्कुल वक्त हमारे पास खत्म होने वाला है सेगमेंट का, मुझे ये बताइएगा आज की ईद के दूसरे दिन के लिए क्या खुसूसी पैगाम आप देना चाहते हैं? देखें, ईद पहले तो गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहूंगा कि 3 दिन की छुट्टी कर देते। ये ऐलान करने के बाद मुझे दिल की गहराइयों से महसूस हुआ कि मैं सिंध सरकार का मुलाजिम नहीं हूँ। बहरहाल मैं टैक्स सिंध सरकार को देता हूँ, मैं मुलाजिम उनका नहीं हूँ। अभी तो आप K21 के मुलाजिम हैं। अभी तो मैं K21 का मुलाजिम हूँ, लेकिन K21 ने भी बुला लिया। देखे मुझे आज जी, जी। आपने बुला लिया और मैं आ गया, मैंने इनकार नहीं किया। आपको इनकार कर ही नहीं सकते। तो बात ये एक तो छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये फेस्टिवल्स हमारी सकाफत के लिए, हमारे मजहब के एतबार से हर लिहाज से जरूरी है। लेकिन दुनिया भर में चाइना जैसी बड़ी इकॉनमी कोई नहीं है, लेकिन जब उनका फेस्टिवल सीजन होता है वो 12 दिन 14 दिन 7 दिन अपनी पूरी मंडियां बंद कर देते हैं। ये फेस्टिवल देखें, हमारी गवर्नमेंट को समझना चाहिए। वही गवर्नमेंट जो आज से 1 हफ्ता पहले कह रही थी कारोबार बंद करो, 8 बजे घर जाओ, ये करो वो करो, आज 1 दिन की छुट्टी इजाफी देना गवर्नमेंट के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। आज ऑस्टेरिटी मेजर्स गवर्नमेंट भूल गई, शायद खैर एक और जहाज की तैयारी होगी। बहरहाल ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये ईद जो है, ईद कुर्बान का एक ही मकसद है, सेक्रीफाइस और अब खुद पे काबू। आप जब सेक्रीफाइस करते हैं, अल्लाह के नाम पे करते हैं, तो ये सोच के करते हैं कि इसका अजर मुझे अल्लाह देता है। तो आप दुनिया में अगर किसी भी मामले पे सेक्रीफाइस करते हैं
तो ये बात सोच के ना करें कि इस सेक्रीफाइस का मुझे नुकसान होगा, क्योंकि जब सिला देना है वो अल्लाह ने देना है, और अगर अल्लाह का सिला है तो वो बेहतरीन सिला होगा, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और तवक्को भी यही रखनी चाहिए कि सिला मिले तो अल्लाह से मिले और इंसान से ना मिले। अना की सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। और ये बहुत आसान लगता है कहना, ये बहुत मुश्किल होता है इसको करना, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं किसी भी कैपेसिटी के अंदर जो है, ये बाद में कोई अलग दिखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने आप को पीछे नहीं करना चाहते। एक क्रेज है, एक लस्ट है किसी भी चीज़ के, किसी को पैसे की लस्ट है, किसी को शायद इक़्तिदार की लस्ट है, फेम की लस्ट है, कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे करना पड़ता है, तभी जाके कलेक्टिव शेयरिंग के जरिए से, कलेक्टिव कॉन्शियस है जो आपकी इश्तराक है, जो आपके ज़मीर, अगर आप मिलके एक साथ चलेंगे लोगों को, अगर आप मिलके चलेंगे तो आप कभी नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर आप किसी को गिरा के ऊपर जाएंगे तो फिर आप उसको गिरा रहे तो खुद भी गिर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रोसेस है और इसका कहीं ना कहीं जो है रिटर्न आता है। सैरिश, आप कोई पैगाम ईद के इस दूसरे रोज पे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी, जैसे कि ईद कुर्बान है, कुर्बानी की ईद है, सिर्फ इसमें जानवर को हमें कुर्बान नहीं करना है, बल्कि अपनी अना, अपना गुरूर, ये सब, इन सब चीज़ों को हमें कुर्बान करना है। क्योंकि कुछ रिश्ते हम ख़त्म कर देते हैं सिर्फ अपनी अना के खातिर, कि भाई आगे वाला झुकेगा, आगे वाला माफ़ी मांगेगा तो मैं माफ़ी मांगूंगा। कभी कभी झुक जाएं और एक दूसरे से ईद का दिन है, मिल बैठ के रहें, अपने गिले शिकवे सारे ख़त्म कीजिए, अपने सारे गिले शिकवे खत्म कीजिए, बहुत जरूरी है। और कल मैंने प्रोग्राम में कहा था कि सिले रहमी भी बहुत जरूरी है, कि अपने रिश्तेदारों को मनाइए जो रूठे हुए हैं आपसे। बचपन के अंदर मुनीर, जब हम छोटे थे तो जब लड़ाई झगड़े होते थे तो हम फौरन दोस्तियां करते थे, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो शायद छोटी सी बात को भी बहुत तुलानी करते थे, वो काफी अरसे तक काफी अरसे तक रहता। मैं तो बचपन में भी नहीं लड़ा, अभी भी नहीं लड़ा। लड़ाई से मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है। लोग समझते हैं हम करंट अफेयर्स करते हैं, हम लड़ रहे होते हैं, लड़ा रहे होते हैं। नहीं, वो लड़ाना नहीं होता है, काउंटर कर रहे होते हैं। तो बड़े मासूम से लोग होते हैं, डर हमें भी लगता है, बाहर गाड़ी भी आ सकती है, बहरहाल लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, इनके लिए गाड़ी आ जाए। हाँ, वो कौन सी वाली आती है ये नहीं पता। वो एक अलग बात है। टिंटेड नहीं आनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। जी मरियम, आप कोई पैगाम, और खास तौर पे क्योंकि आप एक इंस्टाग्राम के अंदर सोशल मीडिया के हवाले से यंगस्टर्स गालिबन ज्यादा आपको फॉलो करते होंगे उस हवाले से, और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी इस पर? ऐसा तो कोई मैसेज नहीं है, वही मैसेज है कि आजकल ईगो ज्यादा है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो सब एक दूसरे को उसमें पीछे करने में लगे रहते हैं कि मतलब इसका ना पता चले, उसको ना पता चले। तो बस यही है मेरा पैगाम, मतलब ईगो अपना साइड पर रख के दोस्ती अच्छी निभानी। कंपटीशन ज़्यादा, तो कंपटीशन का माहौल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे को पीछे कर अपने आप को आगे भागने की कोशिश करें। सही है, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा कि कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, मतलब आप एक्सेल करें किसी को देखकर, लेकिन किसी को गिराने की कोशिश करें। मुनीर साहब, ये आखिर में कुछ मुझे बताया गया, आपको शायरी का भी शौक है? आपको शायरी का शौक जरूर है, लेकिन इस वक्त शायरी करना थोड़ा सा, आप खुद भी शायर हैं? नहीं, मैं खुद शायर नहीं, थोड़ा सा चुरा लेता हूँ। ओके, थोड़ी सी चुरा लेता हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़ा मुश्किल मारे डाल दिया। पता है, ये जो शेर है ना, ये वायरल हो गया तो मेरे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। लेकिन मैं एक शेर कह देता हूं कि मैं उसे अपने ज़ब्त की क्या मिसाल दूं, मैं उसे अपने ज़ब्त की क्या मिसाल दूं, क्योंकि बात ज़ब्त की हो रही थी ना, वो मुझसे लिपट के रोया किसी और के लिए। वाह, वो मुझसे लिपट के रोया किसी और के लिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत इसके बाद में चला जाना, बहुत सारे मानी निकल सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुनीर मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया, सहरे साहब का बहुत शुक्रिया, मरियम खान आपका बहुत शुक्रिया। आप तीनों मौजूद मेहमान हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट रखा है, जिसमें से एक गेस्ट को हमने बाहर से बुलाया था, और जो हमारे दो जो थे K21 के बहुत इंटेग्रल मेंबर्स, एंकर पर्सन्स हैं, अपनी एक शेफ हैं और एक जो है करंट अफेयर्स के शोज करते हैं, उनको बुलाना हमारे लिए बाइस से इफ्तिखार और इज्जत रहा है। और इंशाअल्लाह ये तो एक खुशी का मौका था, कभी आगे भी आप देखेंगे किसी और मौके पे, ओकेजन पे, कोई भी ऐसा कोई नेशनल इवेंट पे अगर होता है तो हम फिर बैठक लगा के आपके सामने इसी तरह की गुफ्तगू लेके आएंगे। आप तीनों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। इस नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मजीद कुछ और मेहमान होंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
मुबारकबाद, खुश आमदीद। ईद का दूसरा रोज है और ईद उल अजहा की खुशियां आप सब मना रहे हैं और कल से सबको ऑफिस से जाना है। तीसरा दिन है वफाक, जिससे छुट्टियां जो हैं 3 दिन की थी, लेकिन वो 2 रोज ईद उल अजहा की और उससे पहले हज की छुट्टी थी, लेकिन कल से बैक टू वर्क। लेकिन अभी भी कुछ वक्त है, कुछ खुशियां आप समेटिए। और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ 2 प्रोग्राम एंकर्स थे, जिसमें एक शेफ सैरिश थी, फिर मुनीर मेमन साहब थे और एक जो थी इन्फ्लुएंसर थी। अब हमारे साथ 3 और मौजूद मेहमान मौजूद हैं। ये वो मेहमान हैं कि आप इनको ज्यादातर K21 की स्क्रीन पे देखते रहते हैं और वो ऐसे आप देखते रहते हैं कि कभी कोई ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से कोई अपडेट देनी हो, कोई जो है आपके सामने कोई बहुत ही अहम खबर लानी हो। और फिर बाय द वे मैंने भी न्यूज कास्टिंग की है। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, न्यूज एंकरिंग, न्यूज कास्टिंग। अच्छा, न्यूज कास्टिंग बेसिकली ये है कि जो आपके सामने है आप वो चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूज एंकरिंग ये चीज होती है कि नहीं, आपको अपने उस जो भी सिचुएशन इवॉल्व होती है उस हवाले से अपने आप को नेविगेट करना पड़ता है। ये बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है, खासतौर पर उस वक्त जब आप बुलेटिन्स शुरू करते हैं, जब आप हेडलाइंस पढ़ते हैं, प्रेशर होता है आपके ऊपर, अचानक से खबरों का अंबार आता है, फिर वो एक पेस आपको रखनी होती है, फिर 20 मिनट की हेडलाइंस होती हैं, उसके बाद फिर तफसील बतानी पड़ती है, एक पोस्चर आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है, कहीं मुस्कुराना होता है, कभी दुख का इजहार करना होता है, कि एक्सप्रेशंस का काम भी है। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही जामे काम है। हम लोग उसको बहुत आसानी से ले लेते हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त हमने इनको कहा है कि अभी छोड़ दीजिए अपने बुलेटिन्स। आज भी ईद के दिन इन्होंने बुलेटिन्स किए हैं और हमने इनसे दरखास्त ये की है कि आइए बैठिए हमारे साथ, ईद की खुशियां मनाइए। हमारे साथ 3 मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम्माद यूसुफ साहब, जो कि K21 की न्यूज एंकर हैं और पहले भी K21 में रह चुके हैं, अभी फिर से इन्होंने हालिया दिनों में भी ज्वाइन किया है। और इनके साथ मौजूद हैं दुआ गफ्फार साहिबा, ये भी अभी इमर्जिंग न्यूज एंकर के तौर पे आई हैं, पहले रिपोर्टर रह चुकी हैं और अभी मीडिया इंडस्ट्री में भी इनको हालिया दिनों 1-2 साल ही हुए, लेकिन शी इज ट्राइंग टू मेक अ इनरोड्स इन दिस इंडस्ट्री। और उनके साथ मौजूद है महानूर सलीम, ये भी बिल्कुल एक फ्रेश फेस है न्यूज एंकरिंग की दुनिया के अंदर। अभी ये भी बहुत कुछ सीख भी रही हैं और अच्छा काम भी कर रही हैं। तो आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत शुक्रिया तस्मीम, अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। और ईद कैसे गुजरी? ईद हमारी जो है वो लड़कों की आपको पता है कैसे गुजरती है। पूरी ईद से पहले जो है वो जानवर की देखभाल के साथ गुजरती है, उसके बाद ईद उसको ज़िबाह करने, उसको गोश्त जो है तकसीम करने में गुजरती है। तो ऐसे ही गुजरी ईद भी। ईद की नमाज के बाद आए और अपना जानवर ज़िबाह किया, उसके बाद उसको जो है ना गोश्त बांटने में सारा दिन गुजार दिया। उसके बाद ड्यूटी भी थी तो ड्यूटी पर भी आना था। तो बहुत ये जो ईद उल अज़हा होती है तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाती है, खासतौर पर लड़कों के लिए, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है। तो ये वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है, हमारे पास भी वक्त बहुत कम है, लेकिन जैसे हमारे ने कहा कि हर नौजवान की, हर लड़की की ईद उल अज़हा जो है खासतौर पर गोश्त बांटते हुए गुजरती है या कसाई के साथ गाय गिराने में जो है या जानवर गिराने में गुजरती है। बहरहाल आप आते हैं दुआ की तरफ। दुआ ये बताओ कैसी रही तुम्हारी ईद और मतलब कैसा लगा तुम्हें? मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से ईद के अंदर आपने ये दोनों बुलेटिन्स किए हैं या पहले भी आप गालिबन कर चुकी हैं। कैसा एक्सपीरियंस है ईद के दिन पे ये घर से आना, काम करना और फिर ईद की खुशियों को कैसे मनाना? सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। आपको ईद मुबारक और सारे देखने वालों को ईद मुबारक। न्यूज़ एंकर के तौर पर ईद जो है वो ज़्यादातर हमारी ऑफिस में गुजरती है और जैसा आपने बताया कि बुलेटिन्स करते हुए, तो बिल्कुल ईद का दूसरा दिन है और दूसरा दिन भी आज बुलेटिन के साथ स्टार्ट हुआ और बुलेटिन के साथ ख़त्म हुआ है। सही बिल्कुल। ईद का दिन जो है वो जैसे उन्होंने बताया कि न्यूज एंकरिंग करके गुजर गया है अपनी फैमिली के साथ, इनको शायद वीकेंड में ही अब सैटरडे संडे को टाइम मिलेगा। ये एक बहुत ही हेक्टिक जॉब होती है। और मैं ये बात भी आपको बताता चलूं कि जो छुट्टियां जो आपकी नेशनल हॉलीडेज होती हैं वो मीडिया पर उसका इतलाक नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि हमें 24/7 आपके सामने इंगेज रहना पड़ता है। किसी को हम ऑफ देते हैं, किसी को हम काम पे बुलाते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव डे पे उनको ऑफ दी जाती है। इसी तरह से निज़ाम चलता है। इसी तरह से आपके सामने जो है न्यूज़, इंफोटेनमेंट और आप एंटरटेनमेंट जो भी आप समझिए वो आती रहती है। अब मैं आ जाता हूँ महानूर की तरफ। महानूर, मुझे ये बताओ, जैसे दुआ के से सवाल किया कि उनकी कैसी गुजरी, अभी आपसे सवाल करूंगा तो बिल्कुल वही वाला सवाल हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि गाय का ज्यादा शौक है आपको, बकरे का ज्यादा शौक है? मुझे गाय बहुत पसंद है, बकरों में नहीं है इंटरेस्ट। अच्छा, क्यों गाय क्यों पसंद है आपको इतनी? एक तो हमेशा से हमें घर में ना गाय आई है, बकरे बहुत कम है। अच्छा, तो बहुत अच्छी इस बार भी गाय आपके घर में गाय आई थी? हाँ, इस बार भी गाय आई थी। तो आप गाय को चारा खिलाती हैं? नहीं, चारा तो आपको सारा शौक है तक ये गाय का? सारे काम भाइयों के होते हैं। लेकिन प्यार करना, उसको घुमाना, गली में मैं टहलाती हूँ। सही। तो लेकिन यहाँ पे ऐड करूँ मैं, ईद से पहले इनको लेके जाती थी ऑफिस के बाहर गाय दिखाने, तो डरती थी वहाँ पे।
लेकिन कह रहे हैं घर में तो इनको गाय का बहुत शौक है, इनके बहुत घर में जो है इनको बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, अपनी गाय से डर नहीं लगता, दूसरों हाँ, की लेकिन वो गाय कह रहे से भाई डर होते हैं ना लगता है। साथ, तो भाई के साथ प्रोटेक्शन का भी एक एहसास होता है कि ये। अच्छा ये बताइएगा कि ठीक है, ये सब बिल्कुल एक हमारी अज़वाए तफन्नुन बातें हैं, लेकिन ईद कुर्बान को आप कैसे देखती है? मतलब ये एक सेक्रीफाइस का एक इसके अंदर एक मैसेज है, फिलॉसफी है इसकी। हम सबको अपनी जिंदगी के अंदर सेक्रीफाइस करनी चाहिए, नहीं करनी बिल्कुल चाहिए? करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? अपनी सबसे ज्यादा जो जानिसार चीज होती है उसको जो है कुर्बान करके करनी बेशक। चाहिए। जानिसार चीज, दुआ क्या है आपके नजदीक जानिसार चीज सबसे ज्यादा? जैसे कि हमारे यहाँ कोई ख़ास चीज़ हो जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हो या हम जिससे मोहब्बत करती हो, जैसे ईद उल अज़हा के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह उसके पीछे हिस्ट्री है एक पूरी के किस वजह से ईद उल अज़हा मनाई जाती है, किस वजह से कुर्बानी की जाती है, तो उसका बेसिकली मीन यही है कि आप अपनी एक कीमती चीज़ को कुर्बान करते हैं। तो एक कुर्बानी जायज़ है और करनी चाहिए लाजमी। बिल्कुल, एक इसमें मतलब सवाल का फ्रेम मैं इसलिए किया है क्योंकि इस वक्त हर किसी के पास अपनी अपनी पसंदीदा कुछ चीज़ें हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं किसी के लिए। किसी का गुस्सा बहुत किसी को आता है, किसी को शोहरत की लालच होती है, किसी को पैसे की लालच होती है, किसी को आगे बढ़ने की होती है, लेकिन कभी कभार हमें पीछे भी होना पड़ता है। एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत होती है। हम ये बिल्कुल एक लाइट हार्टेड प्रोग्राम है, लेकिन इस पर ये मैं सवाल करना चाहूँगा कि अब हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और होना भी चाहिए, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, लेकिन हम सब एक दूसरे की शायद टांगे खींचने में लगे हुए हैं। ये जो ईद कुर्बान है, हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने जैसे अपने सबसे पसंदीदा मतलब उनके बेटे को जो कुर्बान किया उन्होंने, हज़रत इस्माइल इस्लाम को, एक तरह से ठीक है हमें कुरान में भी इसकी आयात मिल जाती हैं, कुरान से भी हमें सबक मिलता है, लेकिन उसको हम अपनी ज़िंदगियों में उसको नाफिज नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमें इस वाक़े से सीखना चाहिए, क्योंकि हमें क्या मैसेज मिलता है इससे? हमें ये मैसेज मिलता है तस्मीन, सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपसे मांग ली ना, चाहे वो आपके दिल के कितने भी करीब क्यों ना हो, आपने अल्लाह ताला को दे देनी है, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने मांगी। क्योंकि अता करने वाला वही है ना, इंसान को हर चीज़ अता करने वाला वही है। और जब वो मांग रहा है तो आपने ये पूछना नहीं है कि क्यों मांगा, या क्यों मुझसे ये लिया जा रहा है, या क्यों मुझसे वो ले लिया। उसने मांगा, आप उसको दे दो, क्योंकि अगर आप उसको दोगे तो वो उससे ज़्यादा आपको बड़ी चीज़ अता करेगा। तो ये चीज़ हमें ये जो मैसेज है हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे की कुर्बानी मांगी तो उन्होंने जो है कोई सवाल नहीं किया। अल्लाह के नबी थे वो, अल्लाह से सवाल कर सकते थे कि अल्लाह पाक इतने सालों बाद तूने मुझे उससे मिलाया है, उसके बाद तू मुझसे जो है वो 90 साल के इतने सालों बाद मुझे मिलाया, वापस आप जो है उसकी कुर्बानी मुझसे मांग रहे हैं, मुझे उससे जुदा कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। तो ये सवाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला की मोहब्बत ज्यादा थी बनिस्बत बेटे की। तो हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी है, और अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हुए अपनी जिंदगी में हर चीज को कुर्बान करना है, और ये जताना है कि हमारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह से मोहब्बत ही है जो इंसान को जो है एक तरह से ये मजबूर कर सकती है कि वो अपनी ईगो को साइड पे कर सकता है। लेकिन बहरहाल चलते हैं कुछ लाइट हार्टेड डिस्कशन की। दुआ मुझे ये बताओ कि बचपन में ईद कैसे गुजरती थी, और अब की अभी भी आप बचपन से ही जो है नौजवानी की तरफ ही आई है, लेकिन बहरहाल रिलेटिवली जब आप ज्यादा यंग थी उस वक्त की ईद में क्या जो चीज जो थी वो सबसे अच्छी लगती थी, और अब जो है कहने नहीं वो आप अच्छी नहीं लगती मुझे? बचपन के अगर हवाले से बात की जाए तो बचपन में जो ईद की एक एक्साइटमेंट होती थी वो बिल्कुल डिफरेंट हुआ करती थी कि ईद आने वाली है, जानवर आएगा, उसे पाला जाएगा, उसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी। फिर सबसे ज़्यादा लड़कियां जो होती हैं वो दीवानी होती है मेहंदी लगवाने की। ठीक है, चांद रात आती है, अब्बा को कहती है मुझे मेहंदी लगवानी है, तो एक एक्साइटमेंट होती है कि ईद पे तैयार होंगी, मैचिंग ज्वेलरी पहनूंगी, शूज़ पहनूंगी, अच्छी लगूंगी, प्यारी लगूंगी। अब जैसे बड़े होते गए तो वो इंटरेस्ट थोड़े से कम होते गए। आज ईद का दिन है और मैं मेहंदी के बिना बैठी हूँ, कितना बड़ा जुल्म हो गया कि आज दुआ जो है वो मेहंदी के बगैर बैठी हुई है, बहुत बड़ा जुल्म हो गया ये। लेकिन बहरहाल ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बचपन के जो शौक होते हैं वो बड़े होके हम शायद समझ बूझ का शिकार हो जाता है। लेकिन मैंने अभी भी बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो मतलब नौजवानी की तरफ आ चुके हैं, और लेकिन अभी भी उनके अंदर एक दिल तो बच्चा है जी वाला एक होता है। अच्छा, मेरी ईद ना पहले बताती हूँ, बचपन में ना मैं रोके गुजारती थी। क्यों? क्योंकि मेरा बकरा कैसे काटा, मेरी गाय कैसे सारा काटा। आप सारा गुस्सा जो है पसाई को उतार देती थी। मैं रात में ही ना रोना डाल देती थी, सारा गुस्सा तो पसाई को उतार देती थी। और मैं गोश्त नहीं खाती थी, फिर गाय का बकरा जो भी करता पसंद है, और सुबह ही कट जाता था ना वो,
तो अभी बस तो आपने बोला हमारे घर में नहीं, कभी पहले बचपन बकरा नहीं आया। बचपन में बकरा भी आता था अच्छा, और गाय भी आती थी। सही सही। अब तो गाय से ज्यादा मोहब्बत है ना, पहले बकरे से भी होती थी। पहले जो है मानूर कह रही थी उनके घर में कभी बकरा नहीं आया, लेकिन आपने बताया कि बकरा जब उनका ज़िबा होता था तो वो कितनी जो वो यहाँ देख कर याद आ गया। मेरे ख्याल से केक बेकिंग होगा नहीं, ये दुम्बा लग रहा है। दुम्बा देख के बकरा याद आ मुझे गया। यकीन है मानूर ये भी नहीं खाएगी। दुम्बा देख के, दुम्बा है ना? दुम्बा देख के। हाँ मानूर उसको लगता है रोना ये, आ अच्छा जाएगा। मानूर की जब मैं न्यूज कास्टिंग देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत हसास है, ये मतलब अंदर से कोई बहुत महसूस करके seriously ऐसा है, ऐसा खबरें पड़ती हैं, ऐसा है। आप खबरें आपको लगता है तो शायद ऐसा हो। आप बताएं अंदर का। मुझे लगता है। टेंशन बहुत लेती है, एहसास तो है उसको यार। महानूर को तंग करना बहुत आसान है। अच्छा हाँ, बहुत ये आसान लगता है है। इनकी शख्सियत का एक पहलू है। मेरे ख्याल से ज्यादा सेंसिटिविटी अच्छी चीज छोटा नहीं है। छोटा बच्चा अपने घर का हमेशा सेंसिटिव होता है। ओह छोटा अच्छा, बच्चा आप है। घर में सबसे छोटी हैं आप, ओके। तो दुआ आप अपने घर में सबसे बड़ी हैं छोटी हैं आप? मैं तीसरी नंबर हूँ। अच्छा ओके, ना छोटी ना बड़ी, हाँ, मंजिली बीच हैं में। आप। हाँ मंचली। अच्छा लेकिन ये बताइएगा, ये जो न्यूज कास्टिंग करते हुए, ये हमें भी पता है, हमने भी किया है न्यूज कास्टिंग, मैंने भी 2-3 महीने किया है, बहुत प्रेशर होता है प्रोड्यूसर्स की तरफ से। ये आपने क्या पढ़ दिया है, सही से पढ़िए, सही से पढ़िए, ये आपको तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं जा रहा है, इसको सही कीजिए। इसको इस तरह का जब प्रेशर आता है तो अंदर से कैसे मैनेज करते हैं आप लोग सबको, या फिर उस पर काम करते हैं, बोलते हैं यार छोड़ो क्या यार, क्या सुना रहे हैं हमें ये। उस वक्त इग्नोर कर देते हैं, बाद में उसके ऊपर काम करते सही हैं, है। क्योंकि उस वक्त तो हमें काम करना है। सही है, और सही है। प्रोड्यूसर के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। तो जी। कभी कभार प्रोड्यूसर भी सुना देते हैं कि हाँ। क्या पढ़ दिया, ऐसे नहीं पढ़ना था, ये कैसे, थोड़ा जोर से आवाज सही से निकालो, लेकिन कर लेते हैं। सही है, सही। अच्छा ये बताइएगा, डीएन अहमद कभी ऐसा हुआ है, डीएन साहब ने कभी कुछ आपको कहा, स्नब किया हो? होता है, देखिए नाज़रीन, दिस इज द पार्ट ऑफ अ वर्क, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो ये सब कुछ होता है। और ये हमें अगर अपने हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे अगर गाइडेंस नहीं मिलेगी, हिदायत नहीं मिलेगी, तो हमें फायदा क्या होगा? तो आप बताइएगा, कभी ऐसा हुआ है कि न्यूज़ डायरेक्टर्स की तरफ से या कंट्रोलर न्यूज़ की तरफ से आप पे कोई दबाव आया हो, सही खबरें पढ़ो, क्यों ऐसी खबरें पढ़ रहे हो? बिल्कुल होता है ऐसा, और अमूमन होता है ऐसा, क्योंकि हम जब खबरें पढ़ रहे होते हैं तो हमें जो है ध्यान हर तरफ रखना होता है, हमें जो है स्क्रीन भी देखनी होती है, और उसके बाद IFB पे भी हमारा माइंड होता है। फिर हम खबरें पढ़ भी रहे होते हैं तो जो जुमला अदा कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, उस चीज़ पर भी ध्यान रखना होता है। तो चैलेंजिंग होता है हेडलाइंस पढ़ना या खबर पढ़ना। तो उस दौरान अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाए, जो हमारा कंसंट्रेशन है वो फोकस आउट हो जाए, तो उसकी वजह से गलती हो जाती है। तो फिर गलती जब हो जाती है तो फिर सुननी और पड़ती है। गलती होना इस काम के अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये बड़े बड़े चैनल्स, हमारा भी चैनल बड़ा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इनसे सीनियर न्यूज एंकर्स हैं, जो आप देखते हैं जिनको, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। इसमें कोई ऐसी बात, हाँ, लेकिन गलती पर गलती ना करे, उसको सीख ले। और उसको सीखने में कोई गलत बात नहीं है, आपको गाइड कर रहा है, उसको ज़ातियात पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा दुआ, ये बताइएगा मुझे कि जैसे ईद का दूसरा रोज अब आज खत्म हो गया, आप लोगों ने अपनी जो है पेशा वाराना जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा की हैं बहुत बखूबी। कितना न्यूज़ को पढ़ने से पहले न्यूज़ को आप लोग गो थ्रू करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है, क्या देखना है, उसके तलफ़्फ़ुज़ को देखते हैं आप लोग? बिल्कुल। न्यूज़ एंकर जो है वो पहले रन डाउन भी प्रॉपर अच्छे, अगर आपको एक अच्छा एंकर बनना है और अच्छे तरीके से जो मैसेज है उसको कन्वे करना है, तो सबसे पहले एंकर के लिए लाजमी है कि वो IB न्यूज़ हेडलाइंस को भी पढ़ें और रन डाउन को भी पढ़ें। क्योंकि अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिलीवर करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अगर हम लोग एज ए न्यूज़ कास्टर बात करें तो जो वर्ड इंग्लिश में होता है उसी को उर्दू पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है। तो कभी कभार ऐसी चैलेंजिंग मोमेंट्स भी आते हैं हमारे पास। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और मानूर, ये आपकी भी ये प्रैक्टिस है? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं पढ़ती हूँ, हेडलाइंस आती हैं तो 2 मिनट पहले पढ़ लेती हूँ। अच्छा इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं लेक्चर नहीं देना चाहता, ये क्योंकि ये है, कोई भी न्यूज़ एंकरिंग हो, प्रोग्राम एंकरिंग हो, उसका मुतालिया भी बहुत होना चाहिए, जितना हो सके, और बैकग्राउंड स्टोरी बहुत अपने अच्छी बात है, सियाक और सबाक पता होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, आप जो चीज़ लोगों को बता रहे हैं, उसके हवाले से आप, क्योंकि उसका ताल्लुक आपकी अदायगी से भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसमें कहीं आप एम्फेसाइज ज़्यादा करते हैं, कहीं पे आप जो है वो, बहरहाल इट्स डिफरेंट टॉपिक, हम उसकी तरफ अभी पहला कभी आपके सामने लेके आएंगे। अम्मा मुझे ये बताएं कि आपने शहर कराची की बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ख़ासतौर पे जो एक हमारे माहौल होता है बच्चों का, जब वो कुर्बानी के जानवर आते हैं, बहुत ज़्यादा वो खुशी मनाते हैं, अब उदासी भी छा जाती है। फिर जाहिर बात है वो जब जानवर जो हैं अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, ये एक ऐसी रीत है, हमें इस पर फ़ख्र भी होता है कि लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है कहीं ना कहीं कि ये शायद दिखावे का भी एक बायस बन रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। असल में यही है, एक सोसाइटी का एक अलमिया हो गया हमारी कि हम अब दिखावे की तरफ जा चुके हैं और लोग जो कुर्बानी है वो एक जो अलग फरीज़ा है वो नहीं अदा कर रहे हैं। और लोग चाहते हैं कि अगर ये जानवर इस तरह का लाया तो मैं इससे ज़्यादा अच्छा लेकर आऊँगा, इससे ज़्यादा महंगा लेकर आऊँगा, इससे ज़्यादा खूबसूरत लेकर आऊँगा। तो इस तरफ लोग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारी मंडियों में जो है मवेशी की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सालों पहले ये होता था कि अगर किसी जानवर के डिज़ाइन अल्लाह या मोहम्मद का नाम का होता था तो उसकी कीमत अलग ही होती थी, क्योंकि ये कहते थे कि भाई इसके ऊपर जो है अल्लाह लिखा हुआ है या मोहम्मद का नाम लिखा है, तो उसकी कीमत अलग ही होती थी, जबकि ये होना नहीं चाहिए। ये कुर्बानी है ना यार, आप कुर्बानी कर रहे हो तो इसकी इस चीज इसको प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इसमें जाहिर बात है वो भी व्यापारी भी कहते हैं कि हम साल पालते हैं, इसमें हुकूमती मुदाखलत की जरूरत है, खासतौर पर जो सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी इसके हवाले से। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप तीनों का वक्त खत्म हो गया है। आखिर में आप तीनों से एक एक पैगाम, सबसे पहले महानूर आपका क्या पैगाम देना चाहेंगी? ईद उल अज़हा के हवाले से प्रोग्राम में ईद उल अज़हा के हवाले से यही बताना चाहूंगी कि भाई दिखावा ना करो, भाई दिखावा नहीं करो, जो हैसियत है उसके मुताबिक जानवर लेकर आओ। अच्छा फर्ज के जिसकी कोई हैसियत ही नहीं वो क्या करे? वो हिस्सा ऐसे ले। बहुत हिस्सा नहीं। हाँ। हिस्सा आपको पता है इस वक्त 28-30 हजार का पड़ रहा है एक हिस्सा, बिल्कुल है। पड़ा है तकरीबन 35,000 का भी, 35,000 इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी की तनख्वाह कुछ की 25,000 भी होती है, 30,000 भी होती है, उसमें भी गुजारा होगा, तो कैसे हो सकता है वो? बहरहाल मैंने आपको मतलब कहने का मेरा ये मतलब नहीं है कि इस वक्त कुर्बानी बहुत दुश्वार बहुत हो मुश्किल चुकी है हो गई है। और इसके अंदर हमें लोगों की मदद करनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही। दुआ आपकी तरफ से कोई पैगाम? ईद का दिन है और यही मैसेज देना चाहूँगी कि ईद मिलजुल कर मनाएं और कुर्बानी करें, और लाजमी करें जिसकी हैसियत नहीं है वो भी कोशिश करे कि कुर्बानी कर सकें, और गिले शिकवे जो हैं ख़ानदानों में आपस में उन सबको दूर करें और ईद मिलजुल कर मनाएं। ईद मिलजुल कर बनाए, बहुत अच्छी बात की। हम जो लास्ट कमेंट्स। भाई मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा शहरियों को, आवाम को, क्योंकि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम कुर्बानी करके जानवर की आलाइशें ऐसे फेंक देते हैं, तो सबसे मेन चीज़ है हमें वो फेंकनी नहीं है, क्योंकि वो हमारा इलाका है, हमारा एरिया है, वो ताफुन होगा, बदबू फैलेगी तो हमें ही दुश्वारी होगी, हमारे बच्चे भी बीमार होंगे। तो अगर आप जानवर ज़िबा कर रहे हैं, कसाई को इतने पैसे दे रहे हैं, तो दोबारा कॉल करके जो वहाँ के म्यूनसिपल जो इलाके के लोग हैं उनसे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो टीम है उनको आप बुला के उनसे कहें कि इसकी आलाइश यहाँ पड़ी हुई है, या उठा के लेके जाएं, और अपने इलाके को, अपने जगह को जहां आपने कुर्बानी की है उस जगह को साफ सुथरा रखें, ताकि जो है आपको उसके कुर्बानी के बाद भी वो माहौल साफ सुथरा लगे। बहुत अच्छी उन्होंने बात की है, ये बहुत ज़रूरी है, सफाई निस्फ ईमान है। इस पर ज़्यादा जो लोग मतलब इस फरमान पे जो सरकारी खत्मी मुर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उसमें मैंने देखा ये है कि जो हमारे गैर मुस्लिम बरादरान हैं दूसरी दुनिया में, दूसरे मुल्कों में, वो ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मानूर, आपके हवाले से ना एक दरखास्त आई है हमारे प्रोड्यूसर साहब की तरफ से, सुनने में आया कि आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, तो आज प्रोग्राम नहीं सुनने में आया है मुझे ये नहीं कहाँ सुना? अच्छा ये हो सकता है ये जब ये उस वक्त सुना होगा कि जब ये बुलेटिन की तैयारी कर रही हो एक्स्ट्रा बुलेटिन लगा दिया, इसका एक्स्ट्रा बुलेटिन लगा दिया था ना, तब गाया था। अच्छा तो अगर आप गाती तो आपको सुनाना पड़ेगा इसका प्रोग्राम में, फिर से वाइंड अप कुछ गुनगुना लीजिए। और हमारा बहुत अच्छा है। हाँ, हमारे बाय द वे नाज़रीन अच्छी डबिंग भी करते हैं, और ये करता हूं, लेकिन मुझे गाना नहीं। अच्छा गाना नहीं आता है, लेकिन बहरहाल आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आज अपनी ईद के दूसरे रोज़ इस प्रोग्राम को आपके सामने लेके आए, और पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और अपनी खुशियों में सबको याद रखिए, जो आपके दुश्मन भी हैं उनको भी याद रखिए, और जो आपके दोस्त हैं उनको भी याद रखिए, और सबसे ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। और जो सदका जारिया करना है तो बाहर करने से पहले अपने घर में कर लीजिए। सोशल मीडिया पे दूसरों को ईद मुबारक कहने से बेहतर ये है कि जो माँ आपके दूसरे कमरे में बैठी हुई है, बाप दूसरे कमरे में बैठा है, उससे जाके पूछिए कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी सेहत कैसी है। ये कोई मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ये वो हकायक हैं जो हमारे घरों में एग्जिस्ट करती है। हमारे घरों में ही जन्नत है, लेकिन हम कहीं और तलाश कर रहे हैं। तस्मीन जावेद को इजाज़त दीजिए। ईद के दूसरे रोज़ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।